हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। इसके पहले मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के घटना चक्र के 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। आज लास्ट लेक्चर है जिसमें चैप्टर 5 होगा। दो धारा 124 से 238 तक का आज पढ़ना। आज लास्ट लेक्चर हो जाएगा और इससे इस प्रकार आपका पूरा घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा 5 लेक्चरों में। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। एडम वर्सेस जार्विन्स का केस किससे संबंधित? उपनिधान से, क्षतिपूर्ति से, प्रत्याभूत की संविदा से, गिरवी से। तो किससे संबंधित? क्षतिपूर्ति की संविदा से संबंधित है। एडम्स बनाम जार्विन्स का वाद आंग्ल विधि की क्षतिपूर्ति की संविदा का वाद है। ठीक है, इस सिद्धांत को भारतीय दंड संहिता 124 में समाविष्ट। एडम्स वर्सेस जार्विन्स का केस कहाँ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 124 में है। और 124 किसकी संविदा कहती है? क्षतिपूर्ति की संविदा की बात करती है। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस धारा में क्षतिपूर्ति की संविदा को, तो अभी आगे बताया हूँ 124 में, तो इसकी परिभाषा पढ़ लो क्या है। क्षतिपूर्ति की संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को स्वयं के या किसी अन्य व्यक्ति के किसके आचरण से, यानी कि उसके कंडक्ट से, उसके कंडक्ट से हुई किसके क्षति से सुरक्षित रखने या बचाने का वचन देता। मतलब किसी दूसरे के कंडक्ट से सुरक्षित रखने या बचाने का क्या देता है? वचन देता है। 124 ये कहता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 124 की क्षतिपूर्ति में सम्मिलित है मानव आचरण से कारित क्षतियाँ, दुर्घटना से कारित क्षतियाँ, प्रकृति आपदा से कारित क्षतियाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, मानव आचरण के से कारित क्षतियाँ। अब आप आ जाओ इसमें, देखो अभी मैंने इसको बता दिया था क्या है कि जिसमें एक दूसरे, इसमें क्या कहता है? कहता है इससे तात्पर्य क्या है? जिसमें एक दूसरे व्यक्ति को स्वयं के या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई नुकसान या हानि से सुरक्षित रखने या बचाने का वचन देता है। अतः क्षतिपूर्ति की संविदा में मानव आचरण, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाकारी क्षतियाँ सम्मिलित हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख लेना। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे व्यक्ति को हुई हानि से बचाने का क्या कहता है? वचन देता। तो क्या कहते हैं? उसे क्षतिपूर्ति कहते हैं, क्षतिपूर्ति की संविदा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्या कहता है? एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से, फिर आचरण आ गया तो क्या मार दोगे? आचरण से बचाने का करता है, तो 124 हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। जीवन बीमा की क्षतिपूर्ति कैसी? खूब पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पीटी में क्वेश्चन पूछा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षतिपूर्ति, जीवन बीमा कैसी? क्षतिपूर्ति की संविदा है, क्षतिपूर्ति की संविदा है। ये 50 बार कहीं नोट करके लिख लेना या चिपका लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसको देखते हैं क्या है। देखो अब ये पढ़ लो क्या कहता है। इसमें कई कंट्राडिक्ट है, लेकिन अब पढ़ लो। अवतार सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि बीमा संविदाएं जीवन बीमा को छोड़कर समाश्रित संविदाएं, तो जीवन बीमा को छोड़कर सारा जो बीमा है वो समाश्रित संविदा है, लेकिन कौन सा? जीवन बीमा को छोड़कर। और डॉक्टर कैलाश लाय की किताब में क्या? जीवन बीमा को छोड़कर अन्य बीमा संविदा समाश्रित संविदा। अतः दोनों लेखकों के अनुसार जीवन बीमा क्षतिपूर्ति की संविदा है। उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रदेश ने जीवन बीमा को किसकी? क्षतिपूर्ति। तो ये कर लेना, जो जीवन बीमा है वो क्षतिपूर्ति की संविदा हो जाएगी और बाकी जितनी बीमाएं बचेंगी वो समाश्रित संविदाएं हो जाएंगी। ठीक है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये लिख लेना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये समाश्रित संविदा है, लेकिन अगर जीवन बीमा पूछेगा तो क्षतिपूर्ति की संविदा हो जाएगी, और कोई बीमा पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? समाश्रित संविदा हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, LIC खूब पूछता है। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवन बीमा की संविदा जिसका पालन भविष्य की घटना पर आधारित हो। अब जब भविष्य की घटना के आधारित पे हो जीवन बीमा, जब यहाँ तुरंत जीवन बीमा दे दिया तो किसकी? क्षतिपूर्ति की संविदा हो जाएगी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीमा करार कैसा करार है? अब बीमा करार कैसा करार है? ये क्षतिपूर्ति की है। जीवन बीमा क्षतिपूर्ति संविदा होती है, अतः बीमा संविदा समाश्रित संविदा होती है।
अन्य बीमा संविदा क्या है? समाश्रित। चूंकि प्रश्न में केवल बीमा करार लिखा है किंतु विकल्प में समाश्रित संविदा नहीं लिखा है, अतः यह बीमा करार क्षतिपूर्ति। अगर यहाँ समाश्रित संविदा दिया होता तो केवल बीमा लिखा तो क्या हो जाता? समाश्रित संविदा हो जाता। ठीक है, अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हानि रक्षाधारी अपने प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करते हुए वचनदाता से निम्नलिखित वसूली करने के अधिकारी हैं। तो आप किस चीज़ के अधिकारी हैं? तो ये पढ़ लो। क्या कहता है? समस्त क्षतिपूर्ति जिससे किसी वाद में उसे देने को बाध्य होना पड़ेगा, समस्त खर्चे जिससे किसी वाद में उसे देने को बाध्य होना पड़ेगा, समस्त धनराशि जिससे उसे किसी वाद के अन्य समझौते की शर्तों के अनुसार देना पड़ेगा, उपयुक्त में से सभी। तो ये क्या है? 125 हानिधारी के जिसको हानि हुआ के अधिकारों का प्रावधान, जिसको हानि हुआ है उसके क्या क्या अधिकार है उसका प्रावधान कहाँ दिया? 125 में। उस पर वाद लाया जाए। इस धारा के अनुसार समस्त क्षतिपूर्ति जिसके संदाय के लिए हानि रक्षाधारी किसी वाद के विवश किए जाए, या समस्त खर्चों से जिससे किसी वाद में उसे देने को बाध्य होना पड़े, या समस्त धनराशि को उसको किसी वाद के समझौते की शर्तों के अधीन देना पड़े, तो हानि रक्षाधारी अपने प्राधिकार क्षेत्र के कार्य के वचनदाता से वसूली करने का अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि गा को पीटने के लिए खा को नियोजित करता है और इस शर्त के सभी परिणामों के लिए उसकी क्षतिपूर्ति करने का करार करता है। खा तदुपरि गा को पीटता है, गा खा पर नुकसानी का दावा कर देता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो क्या का नुकसानी की क्षतिपूर्ति खा को करने का दायी है? केवल का युक्त नुकसानी गा को अदा करने का दायी है? का नुकसानी की क्षतिपूर्ति खा को करने का दायी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो क्या दिया हुआ है। क्षतिपूर्ति की संविदा का एक विशिष्ट रूप है। अधिनियम धारा 23 के अनुसरण में किसी व्यक्ति को पीटने के लिए नियोजन एक विधिपूर्ण उद्देश्य नहीं कहा जा सकता। उद्देश्य के विधि विरुद्ध होने पर क्षतिपूर्ति का करार संविदा में परिवर्तित नहीं हो सकता और इस कारण संविदा के पालन की बाध्यता का भी सृजन नहीं होगा। अतः उपयुक्त समस्या गा के नुकसानी की क्षतिपूर्ति और खा को करने हेतु दायी नहीं होगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा डिफॉल्ट करने पर उसके वचन का निर्वहन करने या उसकी देनदारी पूरा करने का अनुबंध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाता है। जमानत की गारंटी की एजेंसी की, तो किसकी गारंटी? किसी दूसरे का अगर कोई पूरा करता है तो ये कहाँ 126 में दिया है। प्रत्याभूत की संविदा, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यानी कि प्रत्याभूत की संविदा। किसकी? प्रत्याभूत की संविदा। इसमें क्या कहा गया? किसी पर व्यक्ति मतलब थर्ड पर्सन द्वारा क्या कोई गलती करने की दशा में उसके वचन का पालन, उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा प्रत्याभूत की संविदा कहलाती है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत किसी पर व्यक्ति द्वारा किसी व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन करने वाला क्या? प्रत्याभूत की संविदा, गारंटी की संविदा। सीधे सीधे मार देना गारंटी की संविदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रत्याभूत की संविदा के संबंध में सही उत्तर विहित करिए। या केवल लिखित होगी या केवल मौखिक होगी, या तो लिखित होगी या मौखिक होगी, या लिखित या मौखिक दोनों। तो प्रत्याभूत की संविदा लिखित और मौखिक दोनों हो सकती है। थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है, पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम के दशा में किया जाता है निर्वहन करने की प्रत्याभूत की संविदा कहलाती है। प्रत्याभूत की संविदा लिखित होनी आवश्यक नहीं है, या मौखिक लिखित दोनों हो सकती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। प्रत्याभूत के अंतर्गत जमानतकर्ता का दायित्व होता है। जमानतकर्ता का क्या दायित्व होता है? मुख्य ऋणदाता के साथ विस्तीर्ण होता है। 128 प्रतिभू कहाँ है? 128 के विषय में प्रतिभू के दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के संविस्तारण को
एक्सटेंसिव जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा उबंधित ना हो। अब आ जाओ, ये पूछता 128 किस चीज़ का, प्रतिभू के दायित्व का, श्योरिटी के दायित्व का। ये 128 खूब पूछता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, मतलब क्या, प्रतिभू की सीमा प्रदत्त की गई है। सीमा कहाँ, 128 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, प्रतिभू के दायित्व मूल लेडी के दायित्व के संविस्तीर्ण होते, किसमें कहा गया, 128 मार देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ कि ऐसी प्रत्याभूत जो एक समय अवधि में कई संव्यवहारों को आच्छादित करने के लिए आश्रित हो का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो किस शब्द का प्रयोग किया गया, चलत प्रत्याभूत। ये भी खूब पूछता, चलत प्रत्याभूत, कॉन्टिजेंट वो श्योरिटी क्या होती, चलत प्रत्याभूत क्या होती, खूब पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 50 बार पढ़ लेना। तो धारा 129 के अनुसार क्या, वह श्योरिटी जिसका विस्तार क्या, संव्यवहारों मतलब ट्रांजैक्शनों के किसी आवली पर हो, उसे क्या कहते हैं, चलत प्रत्याभूति कहते हैं। किसकी, किसी ट्रांजैक्शन पे आधारित हो। ऐसा विस्तार जो किसी ट्रांजैक्शन पे आधारित हो, उसे क्या कहते हैं, चलत प्रत्याभूत। किसी ट्रांजैक्शन के किसी भाग पे आधारित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे चलत प्रत्याभूति कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, इस बात के लिए प्रतिफल कि बा अपनी जमींदारी भाटकों का संग्रह करने के लिए सा को, ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है, सा को नौकर रखेगा। सा उन भाटकों के सम्यक संग्रह और संध्याय के लिए 5000 रुपये की रकम तक उत्तरदायी होने का वचन बा को देता है। यह है, कोई प्रत्याभूत नहीं है, साधारण प्रत्याभूत है, चलत प्रत्याभूति है, और क्या है, तो ये चलत प्रत्याभूति है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, चलत प्रत्याभूत को परिभाषित किया गया, किसमें परिभाषित किया गया चलत प्रत्याभूत को, 129। इसको 50 बार बताया हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी समय लेनदार को नोटिस द्वारा जारी गारंटी को जमानतदार द्वारा रद्द किया जाता है। तो जमानतदार द्वारा रद्द किया जाएगा तो क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, धारा 130 द्वारा गारंटी या चलत प्रत्याभूत के प्रतिसंग्रहण मतलब समाप्त कर दिया जाता है। इस धारा के अनुसार चलत प्रत्याभूत के द्वारा लेनदारों को नोटिस द्वारा भविष्य में लेन देन के संबंध में प्रतिसंहित की जा सकेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक चलत प्रत्याभूति पश्चातवर्ती संव्यवहार हेतु खंडित किया जा सकता है। तो कितने, किसी भी समय एक चलत प्रत्याभूति को किसी भी समय खंडित किया जा सकता है। देखो कहाँ दिया गया, ये 130 में, तो खंडन कहाँ है, 130 में। प्रतिसंग्रहण मतलब खंडन, क्या दिया, भावी या पश्चात, क्या भावी या पश्चात संव्यवहारों हेतु लेनदार के क्या सूचना के देकर किसी भी समय क्या किया जा सकता है, खंडित किया जा सकता है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ। आप बा को कर्जदार है और आप बा को यह अधिकार प्रदान करता है कि बा उसका मकान बेचकर विक्रय में आगमों से अपना ऋण क्या करे, संदाय कर ले, जिसका किसी अभिव्यक्त संविदा में अभाव है, किसी अभिव्यक्त संविदा में अभाव है। तो क्या होगा, अभिकरणों के प्रतिसंग्रहण कर सकता है, अभिकरणों का प्रतिसंग्रहण नहीं कर सकता, अभिकरण की मृत्यु पर प्रतिसंग्रहण नहीं होगा। और बी और सी, तो इसमें क्या हो सकता है, या तो अभिकरण का प्रतिसंग्रहण नहीं कर सकता, अभिकरण की मृत्यु पर प्रतिसंग्रहित नहीं होता। तो इसको पढ़ लो। क्या कहता है कि द्वारा बा को यह अधिकार देना कि बा उसका मकान बेचकर अपने ऋण की वसूली कर ले, किसी अभिव्यक्त संविदा के अभाव में ना तो अभिकरण का विखंडन कर सकेगा और ना ही उसकी मृत्यु पर यह विखंडित होगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दर्जी बा को ऊनी कपड़ा सूट सिलाने के लिए देता है। दर्जी का अधिभार 500 रुपये तय होता है। सूट के तैयार हो जाने के बाद अधिभार के रूप के विरुद्ध 500 रुपये देने की निविदा करता है, परंतु दर्जी सूट को तब तक देने से इनकार करता है जब तक पुराने बकाया का भुगतान ए द्वारा नहीं कर दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसको डायरेक्ट पढ़ लो। उक्त वाद में क्या होगा, पुराने भुगतान के लिए बी सूट का परिधान करने से इनकार नहीं, पुराने भुगतान को नए भुगतान में नहीं जोड़ा सकता, परिधान करने से इनकार नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब तक
जब तक संविदा द्वारा अन्यथा प्रावधानित न हो, प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व का समवर्ती है। प्रतिभू की सहमति के बिना मूल ऋणी तथा ऋणदाता के बीच संविदा की शर्तों में कोई परिवर्तन प्रतिभूत के को परिवर्तित के पश्चात संव्यवहारों के संबंध में उन्मोचित कर देता। तो ये दोनों सही है, तो इसको एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। 128 के अनुसार क्या है, जब एक संविदा में तत्प्रतिकूल उपबंध ही ना हो तो प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तार मतलब उसके बराबर होगा। भारतीय संविदा अधिनियम धारा 133 के उपबंधों यदि प्रतिभू की सहमति के बिना संविदा में फेर बदल कर तो प्रतिभू दायित्व का उन्मोचन हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, 133 में ये चीज़ कही गई है। अब आप आ जाओ ने, एक सह प्रतिभू का उन्मोचन अन्य को भी उन्मोचित कर देगा। ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। 138 के अनुसार जहाँ सह प्रतिभू हो वहाँ लेनदार द्वारा उनमें से एक की निर्मुक्ति अन्य सह प्रतिभुओं को उन्मोचित नहीं कर देगा और न ही यह ऐसे निर्मुक्त प्रतिभू को अन्य प्रतिभुओं के प्रति दायित्व से मुक्त करती है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई प्रतिभू जो लेनदारों के ऋणदाता के तात्विक परिस्थितियों के विषय में मौन धारणा करने का अभिप्राप्त है, मौन धारण करता तो अविधिमान्य है। धारा 143 के अंतर्गत कोई प्रतिभू जो लेनदारों के तात्विक परिस्थितियों के बारे में मौन धारण करता तो वो क्या है, अविधिमान्य है। क्या कहता है अंतर्गत, कोई प्रतिभू जो लेनदारों के तात्विक परिस्थितियों के बारे में मौन धारण करता तो क्या होगा, वो अविधिमान्य होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल परिधान करता है कि जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह लौटा दिया जाएगा या उसे परिधान करने वाले व्यक्ति को निर्देशानुसार बेअनित कर दिया जाएगा, तब उसे कहा जाएगा प्रत्याभूति, उपनिधान, क्षतिपूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाएगा, उपनिधान कहा जाएगा। धारा 148 के अनुसार उपनिधान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इस संविदा पर माल परिधान करना, जब वह प्रयोजन पूरा हो जाए तब वह माल लौटा दिया जाए, उसे परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देशानुसार अन्यथा बेअनित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसको पढ़ लो। गाड़ी के क्रेता फाइनेंस कंपनी के बीच संविदा भारतीय संविदा अधिनियम धारा 148 के अधीन उपनिधान के सिद्धांत पर निर्भर करती। फाइनेंस कंपनी गाड़ी के लिए अग्रिम धन देता और उसके लिए धन नियमानुसार वापस पाने के लिए समय निर्धारित करता। अधिनियम 170 के अधीन यदि गाड़ी क्रेता फाइनेंस कंपनी धन को संदाय करने की उपेक्षा करता तो गाड़ी फाइनेंस कंपनी का अधिकार हो सकता और फाइनेंस गाड़ी को बेचकर अपना धन प्राप्त कर सकता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। उपनियति वह व्यक्ति है, कौन है, जिसको माल परिदत्त किया जाता है, जिसके द्वारा माल परिदत्त, जो वह माल परिदत्त करने में असफल रहता है, जिसके द्वारा क्या माल परिदत्त किया जाता है। अध्याय 9 में 148 उपनिधान उपनिधाता उपनियति को परिभाषित किया। इसके अनुसार जिसे माल का संदाय मतलब ट्रांसफ़र किया जाए, जिसको माल पेमेंट किया जाए, जिसको माल दिया जाए, उपनिधान अंतर्गत आता है। वह नियति उपनिधान के अंतर्गत आता। क्या उपनियति होता, जिसको निहित किया जाता, जिसको सामान दिया जाता। उपनियति जो देता उपनिधाता और जो निर्माण होता उपनिधान कहलाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें समझो, बेली बेलर बेलमेंट। अब आप आ जाओ, ये कहाँ दिया, 148 में, खूब पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बाकी गाड़ी का भाड़े पर लेता है, गाड़ी अच्छेमकर मतलब गड़बड़ है, यद्यपि या को यह मालूम नहीं है और का को क्षति हो जाता है, क्षति के लिए का के प्रति या उत्तरदायी है, उत्तरदायी नहीं है, 50% की सीमा तक उत्तरदायी है। ए ऑप्शन सही है, उत्तरदायी है।
150 के अंतर्गत उपनिधाता माल की त्रुटि के प्रकट करने हेतु उपनिधाता आबद्ध होता है। ऐसा प्रकट न करने पर वह त्रुटि से उपनिधित हुए नुकसान के लिए दायी होगा और भाले पर दिए गए तो उपनिधाता त्रुटियों में हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी, भले ही त्रुटियों का ज्ञान उसे रहा हो या ना रहा हो। प्रश्नानुसार का क्षति के लिए दायी। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है, इसको 50 बार पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता, माल युक्त संगत देख रेख करने का कर्तव्य। माल उपनिहित का क्या, माल में अनग्रहित उपयोग ना करने का। उपनिहित माल के साथ अपने माल को मिश्रित ना करे। उपनिहित ही देख रेख के बावजूद माल को कारित हानि के लिए प्रतिकर देने का कर्तव्य। तो क्या क्या कर्तव्य है, माल को युक्त रूप से देख रेख करने का कर्तव्य। और क्या कर्तव्य है, माल को अनागृहित उपयोग ना करने का कर्तव्य, मतलब गलत तरीके से उपनिहित माल के साथ अपने माल को मिश्रित नहीं करेगा। तो यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि क्या कहता है, यदि निक्षेप ग्रहीता बिना किसी निक्षेप की सहमति के निक्षेप के माल को अलग माल में इस तरह मिला देता है कि माल को अलग करना, निक्षेप को वापस प्रदान करना असंभव हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाता है, असंभव हो जाता। क्या हो जाता, असंभव हो जाता। तो क्या होगा, धारा 157 के अनुसार यदि निक्षेप ग्रहीता निक्षेप की सहमति के बिना निक्षेपी के माल को अपने माल के साथ इस प्रकार मिश्रित कर दे, निक्षेपित माल अन्य माल से पृथक करे तो उसे वापस प्रदित करना असंभव। तो निक्षेपी उस माल की हानि के लिए निक्षेपित ग्रहीता को से प्रतिकर पाने का हकदार होगा। निक्षेपी ग्रहीता द्वारा माल को अनुतोष प्राप्त करने का 157 में 157 में निःशुल्क उपनिधान समाप्त हो जाता है। निःशुल्क उपनिधान उपनिधाता या उपनिहति की मृत्यु पर, उपनिधाता और उपनिहति की मृत्यु पर। धारा 162 के अनुसार अनुग्राहिक उपनिधान उपनिधाता उपनिहति की मृत्यु पर क्या पर्यवसित समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ। का एक गौ को देखभाल के लिए खा की अभिरक्षा में छोड़ देता, गौ बछड़ा पैदा होता और तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में खा वह गौ और बछड़ा का को परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। तो इसमें क्या कहा जाएगा, यहाँ चूंकि बछड़ा उपनिहति के माल से गौ से ही हुआ है लाभ है, अतः भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 163 के उपबंधों के अनुसार तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में खा वह गौ बछड़ा का को परिदत्त करने के लिए आबद्ध है। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्यतः विक्रय होने वाली खोई हुई चीज को पड़ी पाने वाले बेच सकेगा, जबकि पाई गई चीज़ों के बारे में पड़े पाने वाले विधिपूर्ण प्राधिकार उसके मूल्य के 1/3, आधे, 1/3, 1/4 और 2/3। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2/3 याद कर लेना, ठीक है। इसको खूब इम्पॉर्टेंट है ये 169 के अधीन। जबकि पाई गई चीज़ों के बारे में पड़े पाने वाले का प्रभार उसके मूल्य के 2/3 तक पहुंच जाए तो ऐसी पड़ी चीज़ों को बेचा जा सकता। खूब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा ये। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामान्य धारणा अधिकार उपबंध है उपनिहति निक्षेपक परिणामकार बैंकर। तो किसका, बैंकर का साधारण धारणा अधिकार किसका है, बैंकर का। 171 के अनुसार बैंक फैक्टरों, घटवालों, अटार्नियों, बीमा दलालों अपने को उपनिहति किसी माल को तत्प्रतिकूल संविदा के अभाव में समस्त लेखाओं की बाकी के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रदगहित रख सकेंगे, किंतु अन्य किन्हीं भी व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं होगा। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिरवी के प्रयोजन से माल के कब्जे का परिधान
गिरवी के प्रयोजन से माल के कब्जे का परिधान प्रतीकात्मक हो सकता है या तो वास्तविक अथवा आणविक हो सकता। आणविक हो सकता, वास्तविक होना चाहिए। तो इसमें क्या हो, वास्तविक होना चाहिए। धारा 100 पड़यमकार या गिरवी प्लेज, पड़यमदार प्लेजर और पड़यमदार प्लेजी को परिभाषित किया 172 में। 172 के क्या है, किसी ऋण या पड़ के डेप्ट के संदाय मतलब पेमेंट के लिए, किसी वचन के पालन के लिए श्योरिटी के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी या पड़यम कहलाता है। उस दशा में उपनिधाता पड़यमकार तथा उपनियति पड़यमदार कहलाती है। पड़यम या गिरवी में संपत्ति या माल का स्वामित्व पड़यमकार के पास रहता है, परंतु उसका कब्जा पड़यमदार के पास होता, अर्थात कब्जे का वास्तविक परिधान होना आवश्यक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋण के भुगतान या वचन की पूर्ति हेतु प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप करना क्या कहलाता है, निक्षेप गिरवी कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। पड़यम में संपत्ति का माल का स्वामित्व पड़यमकार के पास होता है, पड़यमकार के पास। ये सब इंपॉर्टेंट है, एक नंबर। गिरवी की संविदा कैसी होती है, गिरवी की संविदा उपनिधान की संविदा, उपनिधान की संविदा होती है। नेक्स्ट आ जाओ। संविदा विधि के अंतर्गत गिरवी में उपनिधाता कहलाता है, क्या कहलाता है, उपनिधाता पड़यमकार कहलाता है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, संविदा हितधारी व्यक्तियों को लाभ के द्वारा उस हित की सीमा तक गिरवी विधिपूर्ण है। शून्यकरण, ये संविदा के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा दी गई गिरवी विधिपूर्ण है। वाणिज्य अभिकर्ता के द्वारा की गई विधिपूर्ण है, गिरवी विधिपूर्ण है। स्वामी की अनुपस्थिति में नौकर द्वारा की गई गिरवी की जा सकती है। तो इसमें कौन कौन सा सही होगा, ए और सी दोनों सही है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, धारा 178 के अनुसार, धारा 178 के अनुसार वाणिज्य अभिकर्ता द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में गिरवी उतनी ही विद्यमान मानो कि वह माल के स्वामी द्वारा उसे करने के लिए अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत हो, परंतु यह जब पड़यमकार सद्भावना कार्य कर रहा हो। धारा 179 के अनुसार कोई व्यक्ति ऐसे माल को गिरवी रखता है जिसमें केवल परिभाषित हित रखता है, वहाँ गिरवी हित के विस्तार तक विधिमान होगी। अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धारा 182 में क्या है, राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड सरकारी निगम है, केंद्र सरकार का अभिकर्ता है, केंद्र सरकार का अभिकर्ता नहीं है। राष्ट्रपति की सहमत द्वारा केंद्र सरकार का अभिकर्ता है, तो केंद्र सरकार का अभिकर्ता नहीं है। तो इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसको पढ़ लो। राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड केंद्र सरकार का एक अभिकर्ता नहीं है। धारा 182 के अंतर्गत अभिकर्ता को परिभाषित किया गया, जिसके अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य की ओर से कोई कार्य करने के लिए पर व्यक्तियों के संव्यवहारों में से किन्हीं अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। नेक्स्ट आ जाओ। अरे सॉरी, भारतीय संविदा अधिनियम अभिकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है, मालिक संविदा करने में सक्षम होगा, अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्त अभिवक्षित हो सकेगा, अभिकरण का सृजन करने के लिए प्रतिफल आवश्यक है, अवयस्क का अभिभावक उसके लिए अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। तो इसमें क्या प्रतिफल की आवश्यकता ट्रिब्यूनल के निर्माण के लिए नहीं है। इसको पढ़ लो पूरा डिटेल। क्या कहता है, मालिक अभिकर्ता और थर्ड पर्सन के मध्य सृजित होने वाले संविदात्मक संबंध अभिकरण कहते हैं। संविदा विधि के प्रावधानों के अंतर्गत एक विधिमान अभिकरण के निर्माण के लिए मालिक का संविदा करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है, परंतु मालिक के अभिकर्ता का संविदा करने के लिए सक्षम होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार आवश्यक की अभिकर्ता नियुक्त हो सकती है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 186 के अनुसार अभिकर्ता का प्राधिकार अभिव्यक्ति अविवक्षित रूप से हो सकता है। 183 के अंतर्गत एक अवयस्क स्वयं अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता, परंतु अवयस्क
का अभिभावक उसके लिए अभिकर्ता एजेंट नियुक्त कर सकता है। धारा 185 अभिकरण के सृजन के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। तो कहाँ बताया गया अभिकरण के लिए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है, किस प्रकार के अनुबंध में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती? तो किसमें? एजेंसी में। अभिकरण एजेंसी में। किसमें? एजेंसी में। धारा 150 एजेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, का ने खा को कुछ फ्रॉक्स बेचने हेतु भेजा और यह निर्देश दिया कि वह निर्धारित कीमत से कम पर न बेचे। गा, जिसे का के निर्देश की जानकारी नहीं थी, खा को निर्धारित मूल्य से कम क्रय करने का संविदा कर लिया। एक बाद का ने गा को पूरे मूल्य का न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह निर्णय दिया गया कि का, गा और खा के बीच हुए कम मूल्य के संविदा से बाध्य है। तो ये क्या होगा? सामान्य एजेंसी होगा, जनरल एजेंसी हो जाएगा। इसमें क्या कहता? इसमें कहता उक्त समस्या खा ने गा के साथ संविदा की है या खा एक तरह से गा का अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है था, अतः न्यायालय उक्त निर्णय सामान्य एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता? आवश्यकता के अभिकरण का सिद्धांत आपत्तिक स्थितियों में जब मालिक के साथ संसूचना संभव नहीं है लागू होता। सामान्य स्थितियों में जहां मालिक के साथ संसूचना संभव है लागू होता है। अभिकरण की विधि अज्ञात है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए क्या है? कार्य की वास्तविक आवश्यकता होनी चाहिए और परिस्थितियां ऐसी हो कि मालिक संसूचना संभव न हो, आवश्यकता अभिकरण का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट आ जाओ। अभिकर्ता कौन नियुक्त करता है? कोई वयस्क, कोई स्वस्थचित्त व्यक्ति, और कौन नियुक्त करता है? कोई अवयस्क और स्वस्थचित्त व्यक्ति। तो कौन नियुक्त? अवयस्क और 183 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो उस विधि के अनुसार जिसके बाद अध्याधीन वयस्क और स्वच्छचित्त है, अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। अवयस्क और विकृत चित्त व्यक्ति अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकता। ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसको डायरेक्ट पढ़ लिया करो, इसमें कोई वो नहीं है, इसको डायरेक्ट पढ़ो। धारा 184 यह बताती है कि अभिकर्ता कौन हो सकता है, एजेंट कौन हो सकता है। धारा 184 के अनुसार जब मालिक पर व्यक्ति के बीच संबंध है तो कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता, यानी कि इंपॉर्टेंट है, समझो ये पूछा, झारखंड में भी पूछा है। कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता, किंतु कोई भी व्यक्ति जो वयस्क और स्वच्छचित्त ना हो ऐसा अभिकर्ता नहीं हो सकता। वह अपने मालिक के प्रति तन्मयता एतमिन अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उत्तरदायी होगा। अतः दिए गए कथनों में डी सही है। फिर पढ़ो। निम्नलिखित परिस्थितियों में एक अभिकर्ता अपना प्राधिकार किसी अन्य व्यक्ति को अप्रत्याशित कर सकता है। जब वह प्रधान का लाभ पहुंचाए, जब वह अभिकर्ता के अनुकूल हो, जब वह अभिकर्ता को रोगग्रस्त हो जाए, जब व्यापारिक प्रथाओं में ऐसा प्रत्यायोजन हो। तो 190 उन परिस्थितियों को बताया गया जब अभिकर्ता अपने अधिकार का प्रत्यायोजन कर सकता। इस धारा के अनुसार व्यापार के सामान्य प्रथा के अनुसार अभिकरण की प्रकृति के अनुसार ही अभिकर्ता अपना प्राधिकार किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकता? उप प्रत्यायोजित कर सकेगा, अन्यथा नहीं। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? कौन सी धारा उप अभिकर्ता को परिभाषित करती? कौन सी धारा? 191। खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? धारा 191 उप अभिकर्ता को परिभाषित किया गया। इस धारा के अनुसार उप अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो अभिकरण ट्रिब्यूनल के कारोबार के मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित हो और उसके नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता हो। अब आप आ जाओ नेक्स्ट।
उभय अभिकर्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसे अभिकरण के कारोबार के में मालिक द्वारा नियोजित किया जाता, उसे अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजित किया जा सकता, वह मालिक के नियंत्रण के अधीन कार्य करता। अभिकर्ता उभय अभिकर्ता के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा? अब इसको पढ़ लो। सब एजेंट अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता ओरिजिनल एजेंट द्वारा नियुक्त किया जाता, उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता। 191 अभिकर्ता उप अभिकर्ता कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी होता है। 192 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? अभिकरण की विधि। अभिकरण की विधि के अंतर्गत अनुमोदन का प्रभाव अभिकरण की विधि के अंतर्गत अनुमोदन का प्रभाव क्या होता? भूतलक्षी होता है। इसको पढ़ो। धारा 196 किसी भी व्यक्ति के लिए उसके प्राधिकार के बिना किए गए कार्यों के बारे में अनुसमर्थन को प्रभाव बताती है। इस बिंदु को आंग्लवाद बोस्टन पार्टनर बनाम लैम्पर्ट के बाद में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बोस्टन पार्टनर बनाम लैम्पर्ट के बाद में इसको परिभाषित किया है, इसको बताया गया। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? कहता है कि बी की अनुमति के बिना ए उसका धन सी को उधार देता, बाद में बी सी को उस धन के ब्याज मिलता। बी के व्यवहारों के परिणाम क्या होता है? एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय एस्टॉपेल, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाओ। इसको पढ़ लो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो क्या कहता है? धारा 196 क्या कहता है? किसी व्यक्ति के लिए प्राधिकार के बिना किए गए कार्यों के बारे में उसका अधिकार क्या क्या है? ऐसे व्यक्ति के किए गए कार्यों का अनुसमर्थन अंगीकरण कर सकता है। धारा 197 यह स्पष्ट करती कि अनुसमर्थन अभिव्यक्ति या विवक्षित हो सकता है, परंतु समस्या 197 के द्वितीय दृष्टांत पर आधारित है। इस बी द्वारा उधार दिए गए धन से ब्याज प्राधिकृत किया जाता, उस उधार का आचरण से विवक्षित रूप से अनुसमर्थन दर्शाता। अनुसमर्थन का प्रभाव यह होता है कि किए गए कार्यों का परिणाम वैसे ही होगा मानो उसके प्राधिकार से किए गए हों तथा अनुसमर्थन का अभिकरण निर्मित होता हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? खा द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किए बिना खा की ओर से गा से का यह मांग करता है कि खा के नाम पंजीकृत कार जो गा के कब्जे में है गा प्रदत्त कर दे। गा ने कार लौटाने से मना कर दिया। खा के द्वारा इस भाग का अनुसमर्थन कार के क्रय मूल्य के बराबर नुकसानी देने के लिए गा को दायी बनाएगा। कार के आज के बाजार मूल्य की कीमत के बराबर नुकसानी देने के लिए गा को दायी बनाएगा। गा को किसी भी रूप में दायी नहीं बनाएगा। यही सही है। इसको पढ़ लो। प्रस्तुत समस्या किसके? दोषों के दृष्टांत पर आधारित है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के निमित्त ऐसे दूसरे व्यक्ति के प्राधिकार के बिना किए गए कार्य जो यदि प्राधिकार से किए जाते तो पर व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने या पर व्यक्ति के किसी अधिकार या हित का हनन करने का प्रभाव रखता है। अनुसमर्थन के द्वारा ऐसे प्रभाव रखने वाला नहीं बनाया जा सकता। प्रश्नानुसार खा द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किए बिना खा की ओर से गा से का की मांग करता। खा के नाम पंजीकृत कार्य जो गा के कब्जे में है गा प्रदत्त कर देगा। गा के कार लौटाने से मना कर दिया। खा के द्वारा इस मांग का अनुसमर्थन गा को किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं बनाता। अतः विकल्प सी सही है। किसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि ऐसे करार जो दूसरों के अनुसमर्थन के अधीन हो, जो उस करार के पक्षकार नहीं है, वह संपूर्ण अनुबंध नहीं होगा। सोनम भाटिया बनाम उत्तर प्रदेश, डॉक्टर जीवनलाल बनाम बृजमोहन। अब आ जाओ। और क्या है? MP शंकर बनाम भट्ट एवं अन्य बनाम क्लाउड पिंटो द्वारा LR। तो ये क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगी। तो MP शंकर भट्ट बनाम क्लाउड पिंटो इसको थोड़ा बड़ा कर लो तब पढ़ने में सही लगता। ठीक है।
क्या कहा उचित, ऐसे करार जो दूसरों के अनुसमर्थन के अधीन हो, जो समर्थन किसी दूसरे से अनुसमर्थन के अधीन हो, जो उस करार का पक्षकार नहीं है, वह संपूर्ण अनुबंध नहीं है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने नाम से संविदा करता है, अभिकरण के बारे में कुछ भी नहीं कहता और अनुसमर्थन करने वाले व्यक्ति के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में कोई भी अन्य व्यक्ति उसके कार्य के अनुसमर्थन द्वारा नहीं कह सकता, तथा यदि कोई अनुसमर्थन करता है तो वह प्रभावी नहीं होगा। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविदा विधि के अंतर्गत एक अभिकरण समाप्त हो जाता है जब क्या होगा, स्वामी अपना अधिकार वापस ले सकता है, स्वामी या अभिकर्ता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, स्वामी दिवालिया घोषित हो जाता है, उपयुक्त में से सभी। तो अभिकरण के पर्यावसन समाप्त होने के तरीके 201 में दिए गए हैं। क्या क्या तरीके हैं? मालिक द्वारा अधिकार के प्रतिसंग्रहण छोड़ देना, मालिक द्वारा अधिकार को प्रतिसंग्रहित कर लेना, छोड़ देना। अभिकर्ता एजेंट द्वारा अभिकरण के कारोबार में त्यजन या पूरे हो जाने के द्वारा, मालिक द्वारा मालिक या अभिकर्ता के मर जाने, विकृत चित्त हो जाने पर, मालिक के तस्मय प्रभेद दिवालिया विधि के अधीन दिवालिया निर्णित किए जाने पर। ठीक है, तो अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकरण का पर्यावसन, अभिकरण कब समाप्त होगा? अभिकर्ता एजेंट द्वारा ट्रिब्यूनल के कारोबार को त्याग देने पर, एजेंट के मालिक के दिवालिया होने पर, मालिक द्वारा अपने प्राधिकार का प्रतिसंग्रहण करने पर। तो क्या सभी हो जाएंगे इसमें? नेक्स्ट आ जाओ। एक एजेंट द्वारा प्रधान के प्राधिकार मालिक के प्राधिकार के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति को, एक एजेंट द्वारा प्रधान के सब एजेंट, प्रस्थापित एजेंट और क्या विशेष एजेंट, तो मर्केंटाइल एजेंट। तो क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? देखो पढ़ो। एक एजेंट द्वारा नियुक्त या नामित तथा प्रधान के प्राधिकार के अंतर्गत कार्यरत व्यक्ति प्रस्थापित एजेंट कहलाता है। जबकि धारा 191 उप अभिकर्ता की परिभाषा के अनुसार उप अभिकर्ता द्वारा नियोजित किया होता है और उसी के नियंत्रण के अधीन कार्य करता। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? खा को का यह प्राधिकार देता है कि वह का की भूमि बेचे और उस विक्रय के आगामों में से उस ऋण का संदाय कर ले, तो उसे का द्वारा शोध किसी अभिव्यक्ति संदाय के अभाव में क्या होगा? का इस प्राधिकार का प्रतिसंग्रहण कर सकता है। का की उन्मत्ता से प्राधिकार का पर्यवसन हो सकता है। का की मृत्यु से प्राधिकार का पर्यवसन हो सकता है। का इस प्रकार का प्रतिसंग्रहण नहीं कर सकता और न का की मृत्यु उन्मत्ता से उस प्राधिकार का पर्यवसान कर सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चूंकि अभिकरण की विषय वस्तु अभिकर्ता का हित जुड़ा है, अतः भारतीय संविदा अधिनियम धारा 202 के उपबंधों के अनुसार का इस प्राधिकार का प्रतिसंग्रहण नहीं कर सकता और न का की मृत्यु उन्मत्ता से उस प्राधिकार का क्या पर्यवसन हो सकता है। एक अभिकर्ता संविदा करते समय अपने प्रमुख का नाम तथा पता नहीं बताता है, किंतु द्वितीय पक्ष को बाद में इसकी जानकारी हो सकती। इस दशा में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर द्वितीय पक्षवाद ला सकता है, प्रमुख के विरुद्ध, अभिकर्ता के विरुद्ध, अभिकर्ता या प्रमुख दोनों के विरुद्ध। तो क्या कहता है? भारतीय संविदा अधिनियम 226 पर आधारित इस मामले में द्वितीय पक्ष अभिकर्ता या प्रमुख या दोनों के विरुद्ध वाद ला सकेगा। धारा 26 यह कहती कि अभिकर्ता के मध्य से की गई संविदाओं और अभिकर्ता द्वारा किए गए कार्यों से उपभूत बाध्यताएं उसी प्रकार प्रत्यावर्तित होंगी और उनके वे विधिक परिणाम होंगे मानो वो संविदाएं और कार्य मालिक द्वारा किए गए हों। किसके द्वारा किए गए हों? मालिक द्वारा। अब आप नेक्स्ट आ जाओ। ये आज का लास्ट पेज है, इसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट द इंड हो जाएगा। ये पूरा समाप्त हो गया आपका घटना चक्र से। तो आइए लास्ट पेज पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि 230 के अंतर्गत
तत्प्रतिकूल संविदा अस्तित्व की अवधारणा निम्नलिखित में से किस दशा में नहीं की जाती है? तो जहाँ की संविदा किसी अभिकर्ता द्वारा किसी विदेश निवासी के वाणिज्य की ओर से माल के विक्रय या क्रय के लिए की गई हो, जहाँ मालिक अपने अभिकर्ता का नाम प्रकट नहीं करता है, जहाँ की मालिक पर यद्यपि उसका नाम प्रकट कर दिया गया हो तो वह वाद नहीं ला सकता। उपयुक्त में सभी दशाएं। तो 230 के अनुसार तत्प्रतिकूल संविदा अस्तित्व की उपधारा निम्नलिखित दशाओं में की जाएगी। तो कौन कौन सी दशाएं होंगी वो देखा जाए। जहाँ की संविदा किसी अभिकर्ता द्वारा किसी विदेशी निवासी की ओर से माल के विक्रय या क्रय के लिए दी गई हो, जहाँ की एजेंट द्वारा मालिक का नाम प्रकट नहीं करता है, जहाँ की मालिक पर यद्यपि उसका नाम प्रकट कर दिया गया हो, वाद नहीं लाया जा सकता। अतः प्रश्नानुसार बी सही है, जहाँ पर अभिकर्ता अपने मालिक का नाम प्रकट नहीं करता, ना कि मालिक। नेक्स्ट आ जाओ, ये खूब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100 गांठों वाला। रुई की 100 गांठें खा को बेचने के लिए संविदा उससे का करता, तत्पश्चात उसे पता चलता कि गा की ओर से खा अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। गा उस रुई की कीमत के लिए वाद ला सकेगा, सिर्फ गा के विरुद्ध, सिर्फ खा के विरुद्ध, खा या गा या दोनों के विरुद्ध, ना तो खा के विरुद्ध ना तो गा के विरुद्ध। भारतीय संविदा अधिनियम धारा 233 ऐसे व्यक्ति के अधिकारों, इसमें कौन सा सी ऑप्शन सही होगा? धारा 233 व्यक्ति ऐसे अधिकारों के विषय में जो व्यक्तिगत रूप से दायी अभिकर्ता के व्यवहार करता है। धारा के अनुसार ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति या तो उस अभिकर्ता को या उसके मालिक को दायी ठहरा सकता है। प्रस्तुत समस्या 233 के दृष्टांत पर आधारित है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? ऐसा प्रक्रमण लिखित द्वारा जिस पर निरंकर पृष्ठांकन है या के पास न्यस्त करता है, का के प्राइवेट आदेशों का उल्लंघन कर या उन्हें झा को देता है, शून्य है। का के विकल्प पर शून्यकरण ये है। नेक्स्ट आ जाओ, वैध है, क्या है? वैध है, क्या है? वैध है। झा के विकल्प पर शून्यकरण, तो क्या है? वैध है। तो का निरंकर पृष्ठांकन करने पर पराक्रम लिखत या को न्यस्त करने के आचरण द्वारा दूसरे को यह विश्वास कराया है कि या को उसे दूसरे को देने का अधिकार। अतः भारतीय दंड संहिता 237 के उपबंधों के अनुसार विक्रय वैध है। विक्रय के पश्चात वस्तुओं पर कब्जा बनाए रखने वाले विक्रेता द्वारा वस्तुओं की गिरवी, किसकी वस्तुओं की गिरवी क्या कहलाती है? शून्य होता है। इसमें क्या है? किसी वस्तु के विक्रय के पश्चात उस पर कब्जा बनाए रखने वाले विक्रेता द्वारा वस्तुओं की गिरवी रखना शून्य होगा, क्योंकि विक्रय के बाद वस्तु के स्वामित्व क्रेता के पास अंतरित हो जाता तथा विक्रेता उस वस्तु से संबंधित अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा सही संयोजन है? माल पड़ा पाने का दायित्व, माल पड़ा पाने का दायित्व 71 सही है। प्रतिभू का दायित्व 128 सही है। उप अभिकर्ता का दायित्व 191 गलत है। उपनियति का विशिष्ट प्राधिकार 171 में सही है। नहीं, ये 191 उप अभिकर्ता सही है, ये गलत है 171। ठीक, अब आ जाओ, इसका देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, लास्ट खत्म। दिए गए उपबंधों धाराओं में सही सम्मिलित माल पड़ा पाना 71, प्रतिभू का दायित्व 128, उभय अधिकर्ता 191, उपनेते विशेष धारणा अधिकार 170, 171 नहीं 170 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समाप्त हो गया इस प्रकार। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर कर दें, जो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को पहुँचे और इससे लोगों को फ़ायदा हो। इससे मुझे भी मोटिवेट हूँ, जिससे मैं आगे आप लोगों के लिए और वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू।